हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ग्लोबल ऑनलाइन। दिस इज अंकिता सोच। पेपर वन के फाइनल प्रिपरेशन के लिए टीचिंग एप्टीट्यूड का फुल सिलेबस रिवीजन आज मैं लेकर आई हूँ, जिसमें स्टूडेंट्स हम अगले 60 मिनट्स के अंदर अंदर कंप्लीट यूनिट को कवर करने वाले हैं। इस यूनिट के जितने भी इम्पोर्टेंट और बार बार पूछे जाने वाले कॉन्सेप्ट्स हैं, उन सभी को आज के सेशन में कवर किया जाएगा। बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में रियल लाइफ एग्जाम्पल्स के साथ इस रिवीजन सेशन को आज हम शुरू करते हैं। एग्जामिनेशन को अपने फर्स्ट अटेम्प्ट में क्वालिफाई करने के लिए पेपर वन पर मेजर फोकस रखिएगा। यहाँ पर हम कंप्लीट कोर्स भी लेकर आए हैं स्टूडेंट्स, जो 100% आपको एग्जामिनेशन से पहले पूरा सिलेबस कवर करवाने की गारंटी देता है, वो भी डेली लाइव लेक्चर्स के साथ। इन लेक्चर्स में आपके कॉन्सेप्ट क्लैरिटी के साथ साथ एमसीक्यूज एंड प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस प्रैक्टिस करवाए जाएंगे। मॉक टेस्ट अवेलेबल है, जिसमें से एज इट इज क्वेश्चन जरूर एग्जाम में आते हैं। 2000 प्लस एमसीक्यू क्वेश्चन बैंक आपकी फाइनल रिवीजन को बूस्ट अप करेंगे, जहां पर आपको सभी स्टेट्स के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, एक्सपेक्टेड एंड रिपीटेड क्वेश्चंस मिल जाएंगे, वो भी आंसर्स एंड एक्सप्लेनेशन के साथ। अभी क्लासेस ज्वाइन कैसे करनी है, इसके लिए आपको ग्लोबल ऑनलाइन ऐप डाउनलोड करना होगा। स्टोर सेक्शन पर सर्च बार में कोर्स का नाम लिखिए, यहाँ पर आप कंटेंट पर क्लिक करके फ्री डेमो वीडियोस भी देख सकते हो। एंड इसके अलावा स्टूडेंट्स, आपको ये समझ आ जाएगा कि एग्जाम में अच्छा स्कोर करने के लिए सिर्फ यही कोर्स बेस्ट है। इसके अलावा आपको कहीं से भी कुछ भी पढ़ने की जरूरत नहीं है। एग्जाम का क्या लेवल है, एग्जामिनेशन का क्या पैटर्न है, इन सभी चीजों का ध्यान रखते हुए ये कंप्लीट कोर्स लॉन्च किया गया है। एंड डेली लाइव क्लासेस के लिए आपको यहाँ पर 9 PM आकर ज्वाइन करना है। मॉक टेस्ट भी आपको दोनों लैंग्वेजेस में मिल जाएंगे, साथ ही 2000 प्लस एमसीक्यूज भी सभी दोनों लैंग्वेजेस में अवेलेबल है। तो आप इजीली गिवन नंबर्स पर कांटेक्ट करके भी हमसे डायरेक्टली बात कर सकते हो। ये वो टॉपिक्स हैं जो कि बार-बार एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो अगर अभी भी आप लोग 1 महीने में सिर्फ ये टॉपिक्स को अच्छे से पढ़ लेते हो, तो मैं आपको 100% श्योरिटी देती हूँ कि पेपर 1 में इजीली 80 प्लस स्कोर किया जा सकता है। तो सबसे पहले हम देखेंगे टीचिंग का इंट्रोडक्शन, यानी कि शिक्षण का परिचय। अभी जैसे मैं आप लोगों को पढ़ा रही हूँ, ये टीचिंग है। आप लोग मेरे वीडियो से, मेरे सेशन से कुछ सीख रहे हो, वो लर्निंग होती है। मेजर ऑब्जेक्टिव जो होता है टीचिंग का, वो लर्निंग को इफेक्टिव बनाना ही होता है। अब एक टीचर, एज अ टीचर, आप लोगों की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि आप कुछ भी पढ़ा रहे हो, वो एक ऐसे लेवल पर पढ़ाओ, एक ऐसे तरीके से पढ़ाओ कि जो भी आपके स्टूडेंट्स हैं या जो भी आपके लर्नर्स हैं, वो उस चीज को अच्छे से समझ भी जाएं एंड एक्चुअल में एग्जामिनेशन के लिए वो चीजें इंपॉर्टेंट भी हो। मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ इफेक्टिव टीचिंग इज लर्निंग। टीचिंग इज द पर्पसफुल डायरेक्शन एंड मैनेजमेंट ऑफ द लर्निंग प्रोसेस। अब देखो, अब जैसे आप सभी मेरे सेशंस को देख रहे हो, इसके पीछे आपका और मेरा एक पर्पस है। ठीक है, कुछ उद्देश्य है। मेरा उद्देश्य ये है कि मुझे जितना भी नॉलेज है वो मैं आपके साथ शेयर करूं, एंड आपका ये पर्पस है कि आप अपना जेआरएफ अचीव करो। एंड एक प्रॉपर तरीके से मैनेज कर कर अगर हम टीचिंग लर्निंग प्रोसेस को पूरा करते हैं, तो ही उस टीचिंग लर्निंग प्रोसेस को सक्सेसफुल माना जाता है। इसके साथ ही एग्जामिनेशन में टीचिंग से रिलेटेड कुछ डेफिनेशंस भी पूछी जाती हैं। जैसे कि एग्जाम्पल लेते हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से ही पूछा गया था कि एपीजे अब्दुल कलाम एपीजे अब्दुल कलाम जो थे, उन्होंने टीचिंग के बारे में क्या कहा था? उन्होंने कहा था कि टीचिंग एक बहुत ही ज्यादा नोबल प्रोफेशन है, जो कि किसी भी स्टूडेंट की, किसी भी पर्सन के फ्यूचर को एक अच्छा कैरेक्टर देता है, एक अच्छी शेप में लेकर आता है, उनका कैलिबर बढ़ाने में मदद करता है। तो इस तरीके से आपको कुछ डेफिनेशंस दी हो सकती हैं एंड पूछा जा सकता है कि किन्होंने ये स्टेटमेंट कही थी। तो जब भी नोबल प्रोफेशन की बात आए, जिससे कि एक पर्सन के फ्यूचर को हम बदल सके, वो कहा था एपीजे अब्दुल कलाम जी ने। ओके, इसी के साथ अब आता है नेक्स्ट पॉइंट, जिसमें कहा है टीचिंग इज अ प्रोसेस ऑफ प्रोवाइडिंग अपॉर्चुनिटीज फॉर स्टूडेंट्स टू प्रोड्यूस रिलेटिवली परमानेंट चेंज थ्रू एंगेजमेंट इन एक्सपीरियंसेस प्रोवाइडेड बाय द टीचर्स। ठीक है, जो भी अपने एक्सपीरियंस से टीचर्स उनको चीजें देते हैं, नॉलेज देते हैं, स्टूडेंट्स कैसे उन सब चीज को इस्तेमाल करके अपने बिहेवियर में एक परमानेंट चेंज, एक पॉजिटिव चेंज ला सकते हैं। इसके बाद एक जो नेक्स्ट नया कॉन्सेप्ट आया है, वो है एजुकेशन से रिलेटेड। एजुकेशन को लेकर के कौन से फिलोसोफर ने क्या बातें कही थी, ये बहुत बार एग्जाम में आता है।
जैसे कि स्वामी विवेकानंद जी ने कहा था, एजुकेशन एज द मैनिफेस्टेशन ऑफ परफेक्शन ऑलरेडी इन मैन। अब देखो किसी पर्सन में, आप कोई पर्सन है, अगर आप में कोई एक कला है, आप में कोई गुण है, कोई टैलेंट है, अब उस टैलेंट को एक अच्छे तरीके से प्रेजेंट कैसे किया जाए, सबके सामने कैसे लाया जाए, या किसी पर्सन को खुद भी नहीं पता होता कि मुझ में ये गुण है, ये टैलेंट है, ये सब चीजें सामने लाने में मदद करती है एजुकेशन। तो ये एक मैनिफेस्टेशन होता है ऑफ परफेक्शन ऑलरेडी इन मैन। दूसरा है एरिस्टोटल, खास तौर पर अगर आप इंग्लिश लिटरेचर के स्टूडेंट्स हो तो एरिस्टोटल की बहुत सी डेफिनेशंस आपको पता होनी चाहिए। इसमें इन्होंने कहा है कि क्रिएशन ऑफ अ साउंड माइंड इन अ साउंड बॉडी, स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क का निर्माण करना ही एजुकेशन होता है। जॉन डेव्यू ने कहा था, एजुकेशन एज द पावर बाय विच मैन इज एबल टू कंट्रोल हिज एनवायरमेंट एंड फुलफिल हिज पॉसिबिलिटीज। अब देखो सिंपल सी लैंग्वेज में मैं चीजें बताती हूँ आपको। आपके सामने एक एजुकेटेड पर्सन है और एक अनएजुकेटेड पर्सन है। आप दोनों पर्सन को सेम टास्क दे रहे हो सकता है जो कम एजुकेटेड है या अनएजुकेटेड लोग हैं वो भी उस टास्क को पूरा कर लें, लेकिन उनका किसी चीज को प्रेजेंट करने का तरीका क्या हो सकता है, किसी चीज से डील करने का तरीका क्या हो सकता है, ये बहुत डिफरेंट होता है। तो इसीलिए एजुकेशन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट भी है, एंड बहुत से फिलोसोफर्स ने एजुकेशन की अलग अलग डेफिनेशंस भी दी हुई हैं। स्वामी विवेकानंद की एक और डेफिनेशन ये भी है कि ही डिफाइंस एजुकेशन इज द मैनिफेस्टेशन। ठीक है, ये जो मैंने आपको बताया ये बहुत बार एग्जाम में आया है कि मैनिफेस्टेशन ऑफ परफेक्शन ऑलरेडी इन मैन। ओके, इसी के साथ अब बात करते हैं तीसरे इंपॉर्टेंट टॉपिक की, जिसका नाम है मेजर फिलोसफीज एंड अप्रोचेज इन एजुकेशन। ये टॉपिक आपको सिलेबस में नहीं मिलेगा, लेकिन इसमें से श्योर क्वेश्चंस आते ही हैं। तो सबसे पहला है थ्री बेसिस ऑफ एजुकेशन। सो एजुकेशन के थ्री बेसिस होते हैं, तीन चीजों पर एजुकेशन निर्भर करता है। पहला है फिलॉसफी, दूसरा है साइकोलॉजी, साइकोलॉजी, ठीक है, और तीसरा आ जाता है हमारे पास सोशल नीड्स, सोशल नीड्स। ये तीन चीजों पर एजुकेशन निर्भर होती है। इसमें सबसे पहले फिलॉसफी हमें बताती है कि वाई। अगर एजुकेशन में किसी चीज का आपको आंसर नहीं मिल रहा, आपके दिमाग में क्वेश्चन है कि हम ये क्यों पढ़ रहे हैं, क्या इसका रीजन है, तो एजुकेशन के बेसिस में फिलॉसफी आपको इसका आंसर जानने में मदद करती है। साइकोलॉजी बताती है हाउ, कि किसी प्रॉब्लम से कैसे बाहर निकला जाए, वो साइकोलॉजी के अंदर आता है। एंड सोशल नीड्स बताती है व्हाट, कि आपकी क्या नीड्स है एंड कैसे उसको फुलफिल किया जा सकता है। तो ये तीन है बेसिस ऑफ एजुकेशन। ओके, इसके बाद यहाँ पर स्टूडेंट्स एक और क्वेश्चन एग्जाम में आता है कि फादर ऑफ एजुकेशन किसको कहा गया है। ये क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में आया है, इसका आंसर मुझे कमेंट करके बताइए। अगर नहीं पता है तो भी मुझे बता दीजिएगा, मैं आपका रिप्लाई कमेंट में ही कर दूंगी, ठीक है। अगला है आइडियलिज्म। आइडियलिज्म को बोला जाता है आदर्शवाद। ओके, आदर्शवाद हमें ये बोलता है कि जो भी गॉड होता है, कई लोग आपने देखे होंगे ना, वो आदर्शवादी होते हैं। उनका कहना होता है कि जो हमारे स्पिरिचुअलिज्म वाली चीजें होती है, जो हमारे भगवान के द्वारा कही गई बातें हैं, गीता में कही गई बातें हैं, सिर्फ वही सत्य है। इसके अलावा इंसान जो कहते हैं वो कुछ भी सत्य नहीं है। अब कई लोग ऐसा मानते हैं कि समय के साथ साथ हमें भी जीवन में परिवर्तन लाने चाहिए, लेकिन आइडियलिज्म ये कहता है कि जो चीजें स्पिरिचुअल होती हैं, जो चीजें गॉड से रिलेटेड होती हैं, उनमें कभी भी बदलाव नहीं लाए जा सकते। उनमें जो लिखा है उसी को हमेशा फॉलो किया जाना चाहिए। दैट इज कॉल्ड आइडियलिज्म। इसकी एक बेसिक टर्म है, वो है माइंड एंड सेल्फ। तो यहाँ पर जो भी आपको ये टर्म नजर आती है, जहां पर भी ये टर्म आपको नजर आती है, आपने डायरेक्टली आइडियलिज्म को ही करेक्ट आंसर आइडेंटिफाई कर लेना है, ठीक है। इसमें कहा है कि जो भी चीजें संसार में बनाई गई हैं, भगवान के द्वारा ही बनाई गई है। असली नॉलेज जो होता है इंसान का, वो उसके माइंड से ही उसको मिलता है। आसपास के लोगों से जो चीजें सीखी जाती है वो टेम्परेरी होती हैं। ये सब चीजें आइडियलिज्म में कही गई हैं।
एंड आइडियलिज्म के बारे में किस-किस ने कहा है, तो इसके बारे में सबसे पहले तो प्लेटो ने भी डेफिनिशंस दी थी, ये एक फिलॉसफर का नाम है। इसके बाद स्वामी दयानंद दयानंद जी है, स्वामी विवेकानंद जी हैं और श्री अरबिंदो है। ये सब आइडियलिज्म के मेन प्रोपोनेंट थे, इनका नाम एग्ज़ाम में ज़रूर पूछे जाते हैं। और साथ में इन सब का ये मानना था कि हमारी जो स्पिरिचुअल बुक्स होती हैं, उनमें जो भी चीज़ें कही है वो निरपेक्ष है, यानी कि एब्सोल्यूट है और बिल्कुल इटर्नल है और अनचेंजिंग है, जिनको किसी भी हालत में कोई भी इंसान बदल नहीं सकता। एंड एजुकेशन के साथ अगर इसको रिलेट करने की बात की जाए, तो इसमें कहा जाता है कि इसमें हमेशा मॉरल एंड वैल्यू एजुकेशन पर ही ध्यान दिया जाता था कि किस पर्सन के लिए कौन सी चीज़ एक्चुअल में इम्पोर्टेंट थी, वो चीज़ें यहाँ पर सिखाई जाती थी। सो ये जितने भी पॉइंट्स मैंने बताए, ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से ही लेकर आई हूँ, ठीक है? इसके बाद अगला आ जाता है नेचुरलिज्म यानी कि प्रकृतिवाद। नेचुरलिज्म आइडियलिज्म का बिल्कुल ऑपोजिट है। ये कहता है कि नेचर अलोन रिप्रेजेंट्स द एंटायर रियलिटी। एनवायरनमेंट से ही हम सीखते हैं, हमारे आसपास के जो लोग हैं उन्हीं से हम सीखते हैं, उनका जो बिहेवियर है, उनका जो तरीका है, वही एक इंसान फॉलो करता है। एजुकेशन शुड बी अकॉर्डिंग टू नेचर ऑफ चाइल्ड। ये भी इसमें कहा गया है कि एक पर्सन का, अब कोई बच्चा है, हमें पता है, बचपन से पता चल जाता है कि किस बच्चे की कितनी कैपेबिलिटीज है सीखने की। तो उनकी कैपेबिलिटीज, उनके नेचर, उनके इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग ही उनको उस लेवल पर सिखाया जाना चाहिए, ये नेचुरलिज्म बोलता है। प्रेग्मेटिज्म का मतलब होता है लर्निंग बाय डूइंग, प्रैक्टिस। प्रेग्मेटिज्म को प्रैक्टिस से ज़रूर याद रख सकते हो। इसका मतलब मैंने अब बताया, लर्निंग बाय डूइंग। ये एज़ इट इज़ क्वेश्चन एग्ज़ाम में ना जाने कितनी बार आया है, ठीक है? कि जितनी ज़्यादा आप किसी चीज़ की प्रैक्टिस करते हो, जितना ज़्यादा उसको एक्शन में लेकर आते हो, प्रैक्टिकल करते हो, उतना ज़्यादा आप ईज़िली अच्छे से चीज़ों को समझ सकते हो। अब जैसे अगर आप डॉक्टर बनना चाहते हो, डॉक्टर छोड़ो, अब आप नेट सेट एग्ज़ाम दे रहे हो, आप सभी असिस्टेंट प्रोफ़ेसर बनना चाहते हो, ठीक है? टीचिंग फ़ील्ड में जाना चाहते हो, तो आपको जितना मर्ज़ी नॉलेज हो, चाहे जितने मर्ज़ी अच्छे मार्क्स से आपने एग्ज़ाम क्वालीफ़ाई किया है, अगर आप लोग अपनी टीचिंग स्किल्स पर फ़ोकस नहीं करोगे, अपनी टीचिंग को अच्छे से प्रैक्टिस नहीं करोगे, तो क्या वो सक्सेसफुल टीचर आप बन पाओगे? नहीं बन पाओगे। तो इसीलिए प्रैग्मैटिज़्म बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। अगला है कंस्ट्रक्टिविज़्म। ओके, सो कंस्ट्रक्टिविज्म एक्टिवली कंस्ट्रक्ट द नॉलेज। इसमें बोला है कि लर्नर जो होते हैं, स्टूडेंट जो होते हैं, वो एक्टिवली किसी चीज में पार्टिसिपेट करते हैं और खुद से नॉलेज लेकर आते हैं। अब छोटे बच्चे ही देख लो, उनको हर चीज हम सिखाते नहीं है, बहुत सी चीजें ऐसी होती है जो हमें सरप्राइज वो कर देती है कि ये इनको किसने सिखाया। तो कंस्ट्रक्टिविज्म वो लोग फॉलो करते हैं, ठीक है? अगर हम जीन पाइगेट की बात करें, उनका ये कहना है कि कंस्ट्रक्टिविज्म एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है, जो पर्सन खुद से किसी चीज को कंस्ट्रक्ट करके चीजें समझता है, वो जिंदगी में कभी भी नहीं भूलता। अब जैसे मेरी ये एक आदत है कि कोई अगर पढ़ा रहा हो, मैं कभी उनसे नहीं समझ पाती, बेसिक्स क्लियर कर लूंगी, लेकिन याद मैं अपने रूल्स के हिसाब से करती हूँ, अपने ट्रिक्स के अकॉर्डिंग करती हूँ। तो वो कंस्ट्रक्टिविज्म है, एंड वो ट्रिक्स ऐसे होते हैं जो इंसान कभी भी नहीं भूलता। अगला है ह्यूमैनिज्म। ओके, ह्यूमैनिज्म बोलता है ह्यूमन लाइफ और उनके गोल्स जो होते हैं, उससे रिलेटेड यहाँ पर बात की जाती है। अब हर एक पर्सन है, सबके अलग अलग रूल्स है, सबके अलग अलग गोल्स है, तो वो ह्यूमैनिज्म के अंदर आता है, ठीक है? ये पूरी तरह से निर्भर करता है सेल्फ एक्चुअलाइजेशन पर। पूरी तरह से सेल्फ एक्चुअलाइजेशन पर ये निर्भर करता है। इसमें जैसे कॉपरेशन, म्यूचुअल टॉलरेंस, सोशल अंडरस्टैंडिंग, ये सारी चीजें आती है ह्यूमैनिज्म के अंदर। तो ये टर्म्स जो है एज इट इज एग्जाम में आ सकती है, नोट जरूर कीजिए। एंड स्टूडेंट्स, ऑलरेडी इन टॉपिक्स पर डिटेल्ड वीडियो भी है, अगर वो अभी तक आपने नहीं देखी है, बस मुझे कमेंट करके बता दीजिए, ताकि मैं आपके साथ लिंक शेयर कर सकूँ। एंड अगर आपको ये सेशन पसंद आ रहे हैं, तो भी एक बार ज़रूर मुझे बता दीजिएगा, एंड नेक्स्ट यूनिट कौन-सी चाहते हो, वो भी शेयर ज़रूर कीजिए। अगला है रैशनलिज़्म यानी कि तर्कवाद। सो सेंस एंड एक्सपीरियंसेस, जहाँ पर टर्म्स नज़र आएँगी सेंस एंड एक्सपीरियंसेस, दैट इज़ कॉल्ड रैशनलिज़्म।
जो भी चीज़ें हम अपनी सेंसेस से, अपने एक्सपीरियंस की मदद से सीखते हैं, वो रैशनलिज़्म के अंदर आता है। एक्जिस्टेंशियलिज़्म इसके अंदर आ जाता है इंडिविजुअल की एग्जिस्टेंस, उसकी फ्रीडम, उनके जो भी चॉइसेस होते हैं, उन सब के बारे में अगर कहीं पे बात की गई है, तो गो फॉर एक्सिस्टेंशियलिज़्म। अगला है बिहेवियरिज्म। सो बिहेवियरिज्म इट अज्यूम्स दैट द लर्नर इज अ पैसिव ऑर्गेनिज्म हु मे बी कंडीशन टू लर्न न्यू बिहेवियर। अब देखो, आपका बेसिक बिहेवियर जो होता है किसी पर्सन का, वो कोई नहीं बदल सकता, लेकिन फिर भी आप अगर किसी पर्सन के साथ रोज मिलते हो, पूरा पूरा दिन साथ रहते हो, तो उनकी कुछ ना कुछ आदतें आपके अंदर आ ही जाती हैं। अभी आप चाहे जितने मर्जी बड़ी उम्र में हो, जितने मर्जी छोटी उम्र में हो, बिहेवियरिज्म सबके ऊपर बराबर काम करता ही है। ऑब्जर्वेबल बिहेवियर होता है। आपको साथ वाले की आदतें या आपकी आदतें साथ वाले में जाएंगी ही जाएंगी। नेक्स्ट है जी सॉल्ट साइकोलॉजी। जी सॉल्ट साइकोलॉजी भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इट बिलीव्स दैट द होल इज ग्रेटर देन सम ऑफ इट्स पार्ट्स। कि छोटी छोटी चीजें जो है, उनको मिला करके भी हम वो नहीं बना सकते जो एक बड़ी चीज हमें देती है, एक बड़ा नॉलेज जो हमें देता है। ओके, सो ये 10 इंपॉर्टेंट फिलोसफीज थी जो कि एग्जाम में बार बार पूछी गई है। एजुकेशन से रिलेटेड कुछ टर्म्स हैं, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जून 2023 के एग्जाम में एज इट इज़ आई थी। इसमें कहा था जैसे कि बेसिक एजुकेशन, वारधा एजुकेशन सिस्टम किसने इंट्रोड्यूस किया था? महात्मा गांधी जी ने। लर्निंग टू टेक प्लेस इन नेचर एंड फ्रॉम नेचर, जैसे मैंने नेचुरलिज्म हमने पढ़ा, है ना? वही चीज़ है, वो किसने दिया है? रविंद्रनाथ टैगोर ने ये स्टेटमेंट दी है। नेचुरलिज्म के बारे में रविंद्रनाथ टैगोर ने हमें बताया है। इंटीग्रल एजुकेशन, श्री अरविंदो। फोकस ऑन स्पिरिचुअल एस्पेक्ट्स ऑफ इंडियन फिलोसफी, जो भी हमारे स्पिरिचुअल चीजें हैं इंडियन फिलोसफी के हिसाब से, उन पर फोकस किया जाए, ये कहा था डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन ने। एज इट इज आई थी स्टेटमेंट्स, फटाफट इसको नोट कर लीजिए, फटाफट पढ़ लीजिए। श्योर है कि एक क्वेश्चन आएगा ही आएगा, ठीक है? ओके, नेक्स्ट वी हैव बेसिक टीचिंग मॉडल्स, जो कि बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग सेक्शन है। पेडागॉजी है सबसे पहले। पेडागॉजी मॉडल जो होता है, ये एक बेसिक और पारंपरिक यानी कि कन्वेंशनल मॉडल होता है। ये सिर्फ और सिर्फ फोकस करता है आर्ट एंड साइंस ऑफ टीचिंग पर। आर्ट एंड साइंस ऑफ टीचिंग पर ये फोकस करता है। एंड एग्जामिनेशन में जो इसमें से क्वेश्चन आता है, वो है कि स्टेप्स क्या होते हैं पेडागॉजी मॉडल के, यानी कि शिक्षा शास्त्र मॉडल के कितने और कौन कौन से स्टेप्स होते हैं। इसमें बेसिकली 5 स्टेप्स होते हैं। सबसे पहला है प्रिपरेशन, उसके बाद है प्रेजेंटेशन। पहला है प्रिपरेशन, यानी कि किसी चीज को कैसे आप प्रिपेयर करते हो। दूसरा है कैसे किसी चीज को आप प्रेजेंट करते हो। उसके बाद है एसोसिएशन, यानी कि जिस जगह पर आप उस चीज को प्रेजेंट कर रहे हो, कैसे उसको एसोसिएट करके, लिंक करके वहां पर रिप्रेजेंट करना है। उसके बाद अगला आ जाता है जर्नलाइजेशन। एंड लास्ट आ जाता है एप्लीकेशन। ये है 5 स्टेप पेडागॉजी मॉडल के, ठीक है? यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चंस आते हैं। ओके, लिंकिंग न्यू मटेरियल टू रेलेवेंट एग्जिस्टिंग आइडियाज। ये प्रिपरेशन होता है कि अपने पुराने नॉलेज को यूज करके नए आइडियाज को कैसे आप लोग इजीली जनरेट कर सकते हो। दूसरा आ जाता है एंड्रागॉजी। एंड्रागॉजी मॉडल, लर्नर्स आर सेल्फ डायरेक्टेड। सेल्फ डायरेक्टेड एंड्रागॉजी मतलब खुद से। इतने इसमें स्टूडेंट्स एक्टिव होते हैं कि वो खुद को समझते हैं कि कौन सी चीज हमारे लिए सही है, कौन सी चीज गलत है, कैसे किस चीज को फॉलो किया जाए। ओके, एंड्रागॉजी मॉडल में दे डोंट रिसीव नॉलेज बट इंटरप्रेट थ्रू डिस्कवरी। एंड या इसमें सेल्फ इवैल्यूएशन भी होता है, अपना मूल्यांकन खुद वो करते हैं। यहाँ पर उनको मूल्यांकन के लिए किसी टीचर, किसी एजुकेटर या किसी की भी ज़रूरत नहीं है। तो ऐसे जो समझदार बच्चे होते हैं, जो अपना अच्छा-बुरा समझते हैं, अब जैसे आप लोग हो, आप लोगों को कोई देखने वाला नहीं है, शायद आपके घर वाले भी नहीं आपको बोलते होंगे कितना बड़ा टेस्ट लेते हैं, कुछ नहीं बोलते होंगे। तो ये स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं, अडल्ट स्टूडेंट्स होते हैं, जो कि अपना अच्छा-बुरा समझते हैं। उनकी खुद की तैयारी कैसी चल रही है, वो भी अच्छे से समझते हैं और उस अकॉर्डिंग तैयारी आगे भी करते हैं। सो एंड्रागॉजी में हमेशा अडल्ट लर्निंग को फॉलो किया जाता है। एंड इसका मेजर पॉइंट होता है कि सेल्फ इवैल्यूएशन ये हमेशा करते हैं। नेक्स्ट है
एंड्रागोजी, पेडागोजी के साथ-साथ एक और मॉडल होता है ह्यूटागोजी। इसमें से काफ़ी कम क्वेश्चंस आते हैं, लेकिन पढ़ लीजिए। सेल्फ डिटर्मिनेशन लर्निंग इसको कहा जाता है। सेल्फ डिटर्मिनेशन लर्निंग, ठीक है? अ, एक टर्म और है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में आया था बार-बार कि पेडागोजी को और क्या बोला जाता है? पेडागोजी को एंगेजमेंट टर्म के साथ रिलेट किया जाता है। एंड्रागोजी को कल्टीवेशन के साथ रिलेट किया जाता है, एंड ह्यूटागोजी को रियलाइजेशन। इट गोज विथ रियलाइजेशन, ठीक है? सो ये 3 टर्म्स है, ये अगर आपने याद रख ली तो काफ़ी ईज़ी हो जाएगा आप लोगों को क्वेश्चन समझने में। पेडागोजी एंगेजमेंट, एंड्रागोजी कल्टीवेशन और ह्यूटागोजी रियलाइजेशन। ओके? अगला मॉडल है रॉबर्ट ग्लेजर्स मॉडल ऑफ टीचिंग। इस मॉडल का एक दूसरा नाम भी होता है, जिसको कहा जाता है टीच द टीचर। टीच द टीचर मॉडल, एंड ये एक फ्रेमवर्क होता है टीचिंग के लिए, जो कि मेजर फोकस करता है स्टूडेंट्स की एक्टिव पार्टिसिपेशन पे। कि क्लास में कोई भी एक्टिविटी हो रही है तो ये पूरा ध्यान रखता है कि स्टूडेंट्स अच्छे से पार्टिसिपेट करें, एंड फीडबैक पर भी यहाँ पर मेजर फोकस रखा जाता है। ये मॉडल रॉबर्ट ग्लेजर के द्वारा बनाया गया था 1970s में, इसीलिए इसका नाम रॉबर्ट ग्लेजर्स मॉडल रखा गया है। ओके, इसमें 3 मेन फेजेस होते हैं, 3 स्टेप्स पर ये फॉलो करता है। पहला है प्रिपरेशन, दूसरा होता है प्रेजेंटेशन, एंड तीसरा होता है प्रैक्टिस। एग्जाम में ये पूछा जाता है कि रॉबर्ट ग्लेजर्स मॉडल कौन से 3 P प्रोसेस पर काम करता है, तो वो है प्रिपरेशन, प्रेजेंटेशन एंड प्रैक्टिस। ओके, नेक्स्ट मॉडल है समर मॉडल। SAMRMODEL, समर मॉडल। तो सबसे पहले तो SAMR की आपको फुल फॉर्म पता होनी चाहिए। एस का मतलब होता है सब्स्टिट्यूशन, ए का मतलब होता है ऑगमेंटेशन, एम का मतलब होता है मॉडिफिकेशन, एंड आर स्टैंड्स फॉर रीडेफिनेशन। आर स्टैंड्स फॉर रीडेफिनेशन हियर, ठीक है? सो ये इसकी फुल फॉर्म है। दिस फ्रेमवर्क प्रोवाइड्स दिस इज बेसिकली प्रोवाइडेड फॉर एजुकेटर्स, जहाँ पर मल्टीपल इंटीग्रेटेड लेवल्स होते हैं, एंड ये चीज़ का ध्यान रखा जाता है कि जितने भी इंटीग्रेटेड लेवल्स होते हैं, इन पर अच्छे से क्लासरूम में फोकस किया जाए। ठीक है? सो एग्जाम में सिर्फ इसकी फुल फॉर्म ही पहले पूछी जा सकती है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं पूछा जाता। सब्स्टिट्यूशन में बेसिकली फोकस किया जाता है कि यहाँ पर कैसे हम लोग टेक्नोलॉजी का यूज़ करें। टेक्नोलॉजी हियर एक्ट्स एज अ डायरेक्ट टूल सब्स्टिट्यूट विद नो फंक्शनल चेंज, जैसे कि गूगल अर्थ, ये सब चीज़ों को हम यूज़ करते हैं। ऑगमेंटेशन होता है, यहाँ पर टेक्नोलॉजी का यूज़ किया जाता है एज डायरेक्ट टूल सब्स्टिट्यूट। ठीक है? ये होता है डायरेक्ट टूल सब्स्टिट्यूट, यहाँ पर भी डायरेक्ट टूल सब्स्टिट्यूट के रूप में यूज़ किया जाता है, स्पेशली फॉर फंक्शनल इम्प्रूवमेंट्स। उसके बाद आता है मॉडिफिकेशन। यहाँ पर टेक्नोलॉजी को अलाउ किया जाता है फॉर टास्क रीडिजाइन। किसी भी टास्क को वापस चेंज करना चाहते हैं, रीडिजाइन करना चाहते हैं, तो मॉडिफिकेशन यूज होता है। एंड रीडेफिनेशन हमें कहता है कि इस केस में, इस स्टेप में टेक्नोलॉजी को हम परमिशन देते हैं फॉर द क्रिएशन ऑफ न्यू टास्क, एंड प्रीवियसली इन इनकम्प्लीटेड टास्क को भी कंप्लीट किया जाता है और न्यू टास्क को भी यहाँ पर क्रिएट किया जाता है। ओके, इसके अगला मॉडल है मेरिल्स प्रिंसिपल ऑफ इंस्ट्रक्शन। सो ये जो टास्क होता है, सॉरी, ये जो प्रिंसिपल हो, इसके अंदर 5 चीजें आ जाती है। ठीक है? सबसे पहला है कि ये टास्क सेंटर्ड होता है, टास्क सेंटर्ड रहता है। इसके बाद इसमें एक्टिवेशन आता है, उसके बाद आ जाता है डेमोन्स्ट्रेशन, देन वी हैव एप्लीकेशन एंड इंटीग्रेशन।
नेक्स्ट इज एडी मॉडल ऑफ इंस्ट्रक्शनल डिजाइन। सो यहाँ पर एडी की फुल फॉर्म होती है एनालाइज, डिजाइन, डेवलप, इम्प्लीमेंट एंड इवेल्युएट। तो यही इसकी फुल फॉर्म भी है एंड यही इसके स्टेप्स भी हैं। अगला आ जाता है हमारे पास 5E इंस्ट्रक्शनल मॉडल ऑफ ई लर्निंग। सो 5E मॉडल में आपको पता है कि 5 ई होते हैं, ठीक है। पहला ई स्टैंड्स फॉर एंगेज, दूसरा इज एक्सप्लोर, थर्ड इज एक्सप्लेन, फोर्थ इज इलेबोरेट एंड फिफ्थ इज इवेल्युएट। तो इन मॉडल्स में आपको ज्यादा कुछ याद रखने की जरूरत नहीं है, ये जो फुल फॉर्म्स और जितनी सी इंफॉर्मेशन मैंने दी है ये काफी है। ओके, सो पेडागोजी एंड्रागोजी ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं। आगे बढ़ने से पहले स्टूडेंट्स आपको बता देती हूँ कि एग्जामिनेशन में पेपर 1 के साथ साथ पेपर 2 भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट एंड स्कोरिंग सेक्शन है, क्योंकि ऑलरेडी ये चीज हमने पढ़ी है बट एग्जामिनेशन का लेवल थोड़ा डिफरेंट है एंड प्रैक्टिस के लिए आपको एमसीक्यूज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सो इस स्टडी मटेरियल में हम आपके लिए नोट्स एंड एमसीक्यूज लेकर आए हैं, जो कि इस एग्जामिनेशन के साथ साथ इंटरव्यू को क्वालिफाई करने में भी आपको बहुत ही ज्यादा हेल्प करते हैं। सो जल्दी से गिवन नंबर्स पर आप कॉन्टेक्ट करके इसको ज्वाइन कर लीजिए। सब्जेक्ट्स के नाम आपके सामने है। इसके लिए आपको सिर्फ एक ही बार फीस देनी है, 1280 रुपए। जब तक आपका एग्जाम और इंटरव्यू क्वालिफाई नहीं हो जाता तब तक आप इस कोर्स का, इस स्टडी मटेरियल का बेनिफिट उठा सकते हो। नेक्स्ट है हमारे पास नेचर एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ टीचिंग। अब देखो डायरेक्ट डेफिनेशंस है, फटाफट से हम इसको डिस्कस करेंगे। सो पहला पॉइंट में कहा गया है टीचिंग इज एन इंटरेक्टिव प्रोसेस। अब मैं आप लोगों को पढ़ा रही हूँ, मैं आप लोगों को होमवर्क क्वेश्चंस भी दे रही हूँ। मान लीजिए हम क्लासरूम में बैठकर पढ़ रहे हैं, ऐसे में मैं आपसे बात करे जाऊं, बोले जाऊं, लेकिन आप लोग कुछ रिस्पॉन्स ही नहीं दे रहे हो, ना यस में ना नो में, कोई जवाब ही नहीं दे रहे हो, तो हमारी टीचिंग लर्निंग इंटरेक्टिव नहीं होगी, रिस्पॉन्सिव नहीं होगी। सो टीचिंग को यानी कि शिक्षण को अच्छा बनाने के लिए ये बहुत ज्यादा जरूरी है कि टीचिंग लर्निंग प्रोसेस जो है वो इंटरेक्टिव होना चाहिए। दूसरा है इट इज अ प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट एंड लर्निंग। अब ऐसे में क्या हो रहा है, मैं आप लोगों को कुछ पढ़ा रही हूँ, टीचिंग चल रही है, आप लोगों की डेवलपमेंट भी हो रही है, कुछ नया भी सीख रहे हो और लर्न भी कर रहे हो। नेक्स्ट पॉइंट इज टीचिंग कॉजेस अ चेंज इन बिहेवियर। अब मैं आपको कुछ पढ़ा रही हूँ, ऐसा नहीं है कि आप एकदम से ही एक क्लास के बाद ही बिहेवियर चेंज हो जाएगा, लेकिन अगर अगर अच्छी टीचिंग आपके साथ हो रही है, आप एक अच्छे लर्नर हो, अच्छे से चीजों को समझ रहे हो, तो आपके बिहेवियर में चेंज होना भी निश्चित है। एक पॉजिटिव चेंज की यहाँ पर बात हो रही है। टीचिंग एक कला है, साथ ही एक विज्ञान भी है। अब किसी पर्सन को नॉलेज बहुत ज्यादा है लेकिन वो अपनी बात प्रेजेंट नहीं कर पा रहा, वो अपना नॉलेज बच्चों के साथ शेयर करके उनको चीजें नहीं समझा पा रहे, तो इसका मतलब है कि वो टीचिंग बेस्ट नहीं है, क्योंकि उनके पास टीचिंग का आर्ट नहीं है। और साइंस इसमें ये कहता है कि किस लेवल के स्टूडेंट्स को आप क्या पढ़ा रहे हो, वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर छोटे बच्चों को मैं इतनी फास्ट, इतनी ज्यादा जल्दी जल्दी कुछ चीजें पढ़ाऊं तो वो समझ पाएंगे? नहीं समझ पाएंगे। ठीक है, एंड आप लोगों को इतने बड़े जो यूजीसी नेट और सेट एग्जाम की तैयारी कर रहे स्टूडेंट्स हैं, आप लोगों को अगर मैं बिल्कुल छोटे बच्चों की तरह एक-एक चीज़ बोर्ड पे लिख कर पढ़ाऊँ, तो वो भी एक गलत तरीका हो जाएगा पढ़ाने का। सो इसीलिए टीचिंग को आर्ट और साइंस कहा गया है। फेस टू फेस एनकाउंटर है, लेकिन यहाँ पर क्योंकि ऑनलाइन क्लासेस चल रही है, तो ये वाला पॉइंट सब जगह अभी एप्लीकेबल नहीं होता। टीचिंग इज ऑब्जर्वेबल, मेजरेबल एंड मॉडिफाइबल स्किल्ड ऑक्यूपेशन। किसी पर्सन के पास टीचिंग का स्किल होना बहुत ज़रूरी है। कैसे बात प्रेज़ेंट करनी है, कई लोगों को शौक भी होता है, नॉलेज भी होता है, टीचिंग स्किल्स भी होती है, लेकिन और भी बहुत सी चीजें हो जाती हैं, स्किल्ड ऑक्यूपेशन यानी कि और भी चीजें हो जाती है कि वो अपनी बात प्रेजेंट नहीं कर पाते। तो इसीलिए एक स्किल्ड पर्सन ही एक टीचर बन सकते हैं। टीचिंग इज बोथ अ कॉन्शियस एंड एन अनकॉन्शियस प्रोसेस। मेमोरी लेवल से रिफ्लेक्टिव लेवल पर काम करता है, ये हम अभी आगे डिस्कस करेंगे डिटेल में। टीचिंग के साथ साथ कुछ चीजें और होती है, ट्रेनिंग, कंडीशनिंग, इंस्ट्रक्शन एंड इंडोक्ट्रिनेशन। ये टॉपिक में से पहले क्वेश्चंस आते थे, अभी नहीं आते, तो इसको आप इग्नोर कर सकते हो। सो लेवल होते हैं टीचिंग के 3। ठीक है, स्मृति स्तर का शिक्षण जिसको मेमोरी लेवल ऑफ टीचिंग बोला जाता है। दूसरा है बोध स्तर का शिक्षण जिसको कि अंडरस्टैंडिंग लेवल ऑफ टीचिंग कहा जाता है। और अगला है चिंतन जिसको कि रिफ्लेक्टिव लेवल ऑफ टीचिंग कहा जाता है। सो ये 3 लेवल्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। अब देखो,
इस टेबल को याद रख लो, सारे क्वेश्चंस इजीली सॉल्व हो जाएंगे। सो मेमोरी लेवल सबसे लोवेस्ट लेवल होता है, सबसे छोटा लेवल होता है, जिससे छोटे बच्चों को रोट लर्निंग करवाई जाती है, रट्टा मार कर चीजें पढ़ाई जाती हैं। दैट इज टेकन अंडर मेमोरी लेवल। तो ये हार्वर्ड के द्वारा प्रेजेंट किया गया था। रोट लर्निंग होती है, अब बच्चे को हम बोलेंगे ए फॉर एप्पल, तो वो रट्टा मारकर ए फॉर एप्पल याद रख लेंगे, उनको शायद पता भी नहीं होगा कि एप्पल होता क्या है, क्या उसका यूज है, तो वो थॉटलेस होती है। ओरल और रिटन टेस्ट इसमें लिए जाते हैं, लोअर क्लासेस में होते हैं, टीचर सेंटर्ड होते हैं, जो टीचर पढ़ाना चाहें, जैसे टीचर पढ़ाना चाहें, क्योंकि बच्चे को इस लेवल पर कुछ भी पता नहीं होता है। नेक्स्ट इज अंडरस्टैंडिंग लेवल ऑफ टीचर टीचिंग, ये मिडिल लेवल होता है टीचिंग का, जिसको कि मॉरिसन के द्वारा प्रेजेंट किया गया था। ये थॉटफुल होता है, मास्टरी ऑफ सब्जेक्ट्स बाय डेवलपिंग अंडरस्टैंडिंग। ठीक है, यहाँ पर क्या था, जैसे बच्चे को एबीसीडी सिखाई गई फटाफट से, यहाँ पर बच्चों को एबीसीडी का मीनिंग बताया जाएगा कि ए फॉर एप्पल होता है, एप्पल एक फ्रूट होता है, इसको खाया जाता है। तो अंडरस्टैंडिंग लेवल में मेमोरी लेवल के नॉलेज को एक अपर लेवल पर ले जाकर चीजों को डिटेल में एक्सप्लेन किया जाता है। इसमें बच्चे थोड़ा बहुत चीजों को सोचना समझना शुरू कर देते हैं, लेकिन फिर भी ये टीचर सेंटर्ड ही होता है, क्योंकि इसमें बच्चे अपने आप से कुछ नहीं सीखते, जो टीचर करवाएंगे, जो टीचर समझाएंगे वही रहता है। हाईएस्ट लेवल होता है रिफ्लेक्टिव लेवल। रिफ्लेक्टिव लेवल हंट के द्वारा बनाया गया था। इनके मेन प्रोपोनेंट हंट थे। यूज ऑफ नॉलेज एंड रिसर्च स्किल्स टू सॉल्व रियल लाइफ प्रॉब्लम्स। सो अभी तक देखो, अंडरस्टैंडिंग लेवल और मेमोरी लेवल में आपने जो कुछ भी नॉलेज कलेक्ट किया, उस नॉलेज को कहाँ पर यूज करना है रियल लाइफ में, कैसे उसको इस्तेमाल करके कुछ नया बनाना है, कुछ नया सीखना है, वो आता है रिफ्लेक्टिव लेवल के अंदर। ओके, सो देखो स्टूडेंट्स, यही चीजें हैं, जैसे आप लोगों ने बचपन में कुछ चीजें पढ़ी है, ड्राइंग सीखी होगी बचपन में, ड्राइविंग सीखी, किसी ने कुछ साल पहले ड्राइविंग सीखी होगी, इमरजेंसी में कब वो चीजें कहाँ पर काम आ जाए वो हमें नहीं पता होता। तो रिफ्लेक्टिव लेवल हमें यही बोलता है कि जो भी हमारा नॉलेज है, जो भी हमारे दिमाग में हमने अंडरस्टैंडिंग और मेमोरी लेवल में सीखा है, उसको रियल लाइफ सिचुएशंस में प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए यूज किया जाता है, और ये होता है सेंटर्ड, लर्नर सेंटर्ड। डेमोक्रेटिक होता है रोल, जो कि बहुत ही ज्यादा एक्टिव रोल रहता है स्टूडेंट्स का। ये देखो क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग लेवल ऑफ टीचिंग ले स्ट्रेस ऑन क्रिटिकल शिफ्टिंग ऑफ आइडियाज एट द हाईएस्ट कॉग्निटिव लेवल। सो हाईएस्ट कॉग्निटिव लेवल क्या होता है, रिफ्लेक्टिव लेवल होता है। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर 3। ऐसे क्वेश्चंस एग्जाम में आते हैं। Okay, so next model is very very important and very very interesting, that is Bloom's taxonomy. So Bloom's taxonomy के बिना कोई भी एग्जाम पूरा नहीं होता, ठीक है। सो ब्लूम्स टेक्सोनॉमी, देखो ब्लूम ने कहा था कि जो 3 लेवल्स है टीचिंग के, इससे कुछ काम नहीं चलेगा, हमें हमारी टीचिंग लर्निंग को बहुत सारे डोमेन्स में डिवाइड करना पड़ेगा। इसीलिए ब्लूम ने अपने हिसाब से अपने वर्ग अपनी टेक्सोनॉमी को 3 हिस्सों में वर्गीकृत किया था, 3 हिस्सों में बाँटा था। पहला है कॉग्निटिव डायमेंशन। यहाँ पर देखो ब्लूम ने सबसे पहले 2001 में कॉग्निटिव डोमेन दिया। कॉग्निटिव का मतलब होता है मेंटल एबिलिटीज। किसी की भी मेंटल पावर, मेंटल एबिलिटीज की अगर बात की जाए, दैट इज ऑलवेज रिलेटेड टू कॉग्निटिव। सो उनके हिसाब से उन्होंने सिर्फ एक ही डोमेन में इसको 6 हिस्सों में बांटा था। पहला ये कहा था कि सबसे छोटा लेवल रिमेम्बरिंग होता है। रिमेम्बरिंग का कीवर्ड है रिकॉल, ये मैं आपको आगे भी बताने वाली हूँ, ठीक है। ज्ञान, किसी चीज को कोई बच्चे सबसे पहले याद रखते हैं। अब आपने मेरे साथ बैठे हो, आप मुझे देख रहे हो ये कैसे पढ़ा रही है, कैसे पेन टैब और कैसे लैपटॉप को यूज कर रही है, तो आपने उन चीजों को याद रख लिया। उसके बाद आप उस लेवल पर, एक अपर लेवल पर उस चीज को अच्छे से समझने लग गए। फिर समझने के बाद आपने क्या किया, एक दिन उस चीज को खुद से अप्लाई किया, बिना मेरी इंफॉर्मेशन के, बिना मेरी हेल्प के उस चीज को अप्लाई किया। उसके बाद आपने एनालाइज किया कि इतना स्मूथली काम नहीं हो रहा, कहाँ पे आपने गलती की, कहाँ पर आपने गलत किया। उसके बाद आपने उसी एनालिसिस के बेस पे अपने आप को इवैल्यूएट किया, अपना मूल्यांकन किया कि जैसे मैम पढ़ा रही थी कि क्या हमने भी वैसा ही पढ़ाया? जैसे वो स्मूथली अपना लैपटॉप, अपना पेन टैब रन कर रहे थे, क्या हमने भी वैसा ही किया? तो इवैल्यूएटिंग के अंदर आता है, लास्ट में उन्होंने ये सभी पुराने नॉलेज को इस्तेमाल करके कुछ नया क्रिएट किया, दैट इज कॉल्ड ब्लूम्स टेक्सोनॉमी। सो ये 6 फेजेस होते हैं। इसका सीक्वेंस याद रखना, एग्जाम में आपको ये ऐसे दिए होंगे, आपको अरेंज करना होगा। तो ब्लूम्स का कॉग्निटिव डोमेन ये था, लेकिन कुछ साल के बाद ब्लूम को लगा कि अभी कॉग्निटिव डोमेन को रिवाइज करने की जरूरत है, तो उन्होंने उसको रिवाइज भी कर दिया। आप इसको यहाँ पर एज इट इज पढ़ सकते हो। दूसरा डोमेन है ब्लूम का, वो है साइकोमोटर।
इसमें पहला फेज है इमिटेशन, बेसिक लेवल की, कैसे आप किसी को देख देख के सीखते हो, फिर खुद से करने की कोशिश करते हो, उसमें आप थोड़े प्रोएक्टिव हो जाते हो। फिर आर्टिकुलेशन और नेचुरलाइजेशन, लास्ट में वो चीज इतने प्रैक्टिस आप कर लेते हो कि नेचुरली आपके अंदर आ जाती है। आप उसमें इतने प्रैक्टिस करते हो कि आपको, देखो, शुरू में जब आप लैपटॉप चलाना सीख रहे होंगे, गाड़ी चलाना सीख रहे होंगे, तो आपने अ, थोड़ा संभल-संभल कर काम किया होगा। अब आपका इतना नेचुरली वो चीज़ आप में आ चुकी है कि आप कब ब्रेक लगा रहे हो, ऑटोमैटिकली आप गियर चेंज कर रहे हो, वो ये सब ब्लूम के हिसाब से है कि टीचिंग लर्निंग को ऐसे फेजेस में डिवाइड किया जाता है। और तीसरा है इफेक्टिव डोमेन, रिसीविंग फिनोमिना, पहले हम किसी चीज को रिसीव करते हैं, ज्ञान को प्राप्त करते हैं, फिर रिस्पॉन्ड करते हैं कि ये इंफॉर्मेटिव है या नहीं, फिर उसकी वैल्यू जानते हैं, उसको ऑर्गेनाइज करते हैं, फिर उसको इंटरनलाइज करते हैं, यानी कि उसको अपनाते हैं। ये ऑलरेडी चीजें डिटेल में, बहुत ही ज्यादा डिटेल में हमने डिस्कस की है, लिंक आपको मिल जाएगा। बस कमेंट कर दीजिए कि मैम ब्लूम्स टेक्सोनॉमी का लिंक दे दो, मैं फटाफट से आपके साथ सारे लिंक्स शेयर कर दूंगी। हिंदी मीडियम स्टूडेंट्स के लिए भी सेम चीजें हैं। यहाँ पर पहला लेवल है ज्ञान, और ये सब देख सकते हो। कुछ कीवर्ड्स हैं, जैसे कि अगर हम रिमेम्बरिंग की बात करें, रिमेम्बरिंग में जहां पर आपको डिफाइन, आइडेंटिफाई, नेम, रिकॉल, ये सारे कीवर्ड्स नजर आए, मतलब कि रिमेम्बरिंग कॉग्निटिव डोमेन में, रिमेम्बरिंग लेवल पर हम अभी बात कर रहे हैं। अगर आपको किसी एग्जाम्पल में कहा है कि एबीसी नाम की किसी लड़की ने अपना जो है आईडी और ये सब चीजें वेरीफाई करवाई, मतलब कि इवेल्युएटिंग फेज की बात की जा रही है, तो हिंदी मीडियम में यहाँ पर देख सकते हो, बहुत इंपॉर्टेंट है ये चार्ट, इसको एज इट इज नोट जरूर कीजिए। देखो, जो मैं कह रही थी ना, ब्लूम्स टेक्सोनॉमी की अरेंजमेंट पूछी जाती है, करेक्ट सीक्वेंस पूछा है, ये 2020 का क्वेश्चन है। ठीक है, सो देखो क्या आता है, सबसे पहले रिसीव करते हैं हम, फिर रिस्पॉन्ड करते हैं, फिर वैल्यू, फिर ऑर्गेनाइजेशन, फिर कैरेक्टराइजेशन। देखो क्या है करेक्ट आंसर। ठीक है, इसका करेक्ट आंसर खुद से ढूंढकर मुझे रिप्लाई कमेंट में चाहिए ही चाहिए। स्टूडेंट्स, अगर आपको लग रहा है कि ये सेशन बहुत ज्यादा फास्ट हो रहा है, थोड़ा सा स्लो मुझे करना चाहिए, तो भी आप मुझे कमेंट करके एक बार जरूर बताइए। आपके सजेशंस को जरूर फॉलो किया जाएगा। एंड नेक्स्ट यूनिट कौन सी चाहिए वो भी बता दीजिए। नेक्स्ट है हमारे पास गैगनीज टेक्सोनॉमी। गैगनीज एक एजुकेशनल साइकोलॉजिस्ट थे, जिन्होंने कहा कि सिर्फ 3 लेवल से काम नहीं चलेगा, हमें एजुकेशन को रिप्रेजेंट करने के लिए कम से कम 9 स्टेप्स को फॉलो करना चाहिए। तो वो 9 स्टेप्स एग्जाम में पूछे जाते हैं। पहला है गेन द अटेंशन ऑफ द लर्नर्स। एक अच्छा टीचर बनने के लिए, खासतौर पर छोटे बच्चों की अगर यहाँ पर बात की जा रही हो, एक अच्छा टीचर बनने के लिए आपको सबसे पहले अपने स्टूडेंट्स का ध्यान अपनी तरफ लाना है। इन्फॉर्म लर्नर्स ऑफ द ऑब्जेक्टिव, कि आज हम कक्षा में क्या पढ़ने वाले हैं वो उनको बताओ। कल की क्लास में हमने क्या पढ़ा था वो पहले डिस्कस करेंगे थोड़ा सा, और आगे की क्लास में हम क्या पढ़ेंगे उस चीज को थोड़े से शॉर्ट में बताने का। ठीक है, फोर्थ स्टेप में कहा है कि प्रेजेंट द कंटेंट। अब यहाँ से आप अपनी क्लास को शुरू करो, लर्निंग गाइडेंस बताओ, स्टूडेंट्स को धीरे धीरे पढ़ाना शुरू करो, देखो कि उनको बेसिक इंट्रोडक्शन समझ आई है या नहीं, उसके बाद अगले लेवल पर जाओ। परफॉर्मेंस, उनको प्रैक्टिस, देखो कितनी वो चीज़ों को समझ पाए हैं, कितना नहीं समझ पाए हैं। उसके बाद फीडबैक भी उनको प्रोवाइड करो कि कहाँ पर कमी रह रही है, कहाँ पर वो चीज़ों को और अच्छे से समझ सकते हैं। उनकी परफॉर्मेंस को असेस करो, एंड एनहांस रिटेंशन एंड ट्रांसफर टू दी जॉब। ओके, सो इस तरीके से 9 स्टेप्स में इस चीज़ को गैगने ने डिवाइड किया था। ओके, अब जैसे कि इतनी देर से हम टीचर सेंटर्ड और लर्नर सेंटर्ड मेथड की बात कर रहे हैं, जो भी स्टूडेंट्स हैं, अगर आप टीचिंग एप्टीट्यूड पढ़ रहे हो तो टीचर लर्नर सेंटर्ड आपको आना ही चाहिए। ठीक है, टीचर सेंटर्ड वो होते हैं जिसमें टीचर फोकस रखता है, टीचर क्या पढ़ाएंगे, कैसे पढ़ाएंगे, वो सब डिसाइड करते हैं। लर्नर सेंटर्ड में लर्नर पर फोकस रखा जाता है, लर्नर कौन से तरीके से पढ़ना चाहते हैं, कैसे पढ़ना चाहते हैं, वो सब चीजें आती है। और ये आती है मिक्स्ड स्ट्रेटेजी। टीचर सेंटर बेसिकली जो बहुत बड़े बड़े क्लासरूम्स होते हैं जहाँ पर 100-200 बच्चे एक साथ हों, वहां पर लर्नर सेंटर्ड यूज किया जाता है। एंड ट्यूशंस वगैरह या स्मॉल क्लासरूम्स में इंडिविजुअल मेथड्स को यूज किया जाता है, एंड मीडियम साइज में स्मॉल ग्रुप मेथड्स को यूज किया जाता है। अब लेक्चर मेथड क्या होता है, टीम टीचिंग और टीवी वीडियो प्रेजेंटेशन, ये सब आते हैं टीचर सेंटर में। बस इसके नाम पढ़ लीजिए, याद रख लीजिए, रट्टा नहीं मारना है कि टेबल को रट लो। अब ग्रुप डिस्कशन, आपको पता है ग्रुप डिस्कशन 100 लोगों में हो सकता है, नहीं हो सकता। ग्रुप डिस्कशन में 5 6 7 लोगों की ही जरूरत होती है, तो मतलब स्मॉल ग्रुप होगा। सेमिनार में भी थोड़े लोग होते हैं। ठीक है, तो ऐसे होगा लेक्चर। अब 2 लोगों को आप पढ़ा रहे हो, वो लेक्चर नहीं होता, वो ट्यूशन की कैटेगरी में आ जाता है।
ट्यूटोरियल्स की कैटेगरी में आ जाता है, ठीक है? 2 लोगों को पढ़ा रहे हो, वो ग्रुप डिस्कशन भी नहीं हो सकता, तो दिखती सी बात है कि लार्ज ग्रुप मेथड यानी कि टीचर सेंटर स्ट्रेटेजी ही होगी, ठीक है? तो इस तरीके से आप लोग जैसे प्रोजेक्ट दिए जाते हैं, हर एक बच्चे को इंडिविजुअल प्रोजेक्ट दिए जाते हैं ना, तो दिखती सी बात है कि ये लर्नर सेंटर्ड ही होगा, बच्चा अपने अकॉर्डिंग करेगा। असाइनमेंट हर एक बच्चा अपनी खुद बनाता है, तो इसीलिए ये लर्नर सेंटर्ड स्ट्रेटेजी है। तो अच्छे से एक-एक पॉइंट को पढ़िए, वीडियो को पॉज़ करके देखिए, तभी आपको चीज़ें क्लियर हो जाएँगी। ओके, पुराना तरीका होता है, पारंपरिक तरीका होता है शिक्षण, उसको टीचर सेंटर कहते हैं। इसमें टीचर एक्टिव होते हैं, लेकिन बच्चे ऐसे हैं कि बस बैठे हैं, सुन रहे हैं, पढ़ रहे हैं, टीचर को कोई मतलब नहीं होते। टीचर आते हैं, क्लास में पढ़ाते हैं और चले जाते हैं। ना वो स्टूडेंट से पूछेंगे समझ आया नहीं, ना वो स्टूडेंट्स को पूछेंगे इंटरेस्ट है क्लास में या नहीं। फ्लेक्सिबिलिटी नहीं होती, स्टूडेंट्स में भी इतनी पावर नहीं होती कि वो बच्चों को पूछ सके। कोई ग्रुप एक्टिविटी नहीं है, एक टीचर है, क्लास में आ रहे हैं, पढ़ा रहे हैं और चले जा रहे हैं। पारंपरिक तरीका, वन वे कम्युनिकेशन, क्योंकि यहाँ पर सिर्फ टीचर बोलते हैं, स्टूडेंट्स नहीं। लेक्चर, टीम टीचिंग, ये सब इसके अंदर आता है। लर्नर सेंटर्ड मेथड मॉडर्न होता है, जिसमें स्टूडेंट्स बहुत एक्टिव होते हैं। आजकल के स्टूडेंट्स इतने एक्टिव है कि अगर आपको उनको टीचर का पढ़ाने का तरीका समझ नहीं आ रहा, तो वो सामने से भी पूछ लेते हैं कि अपना तरीका थोड़ा-सा चेंज कीजिए। या टीचर्स भी उनको सामने से पूछते हैं कि कोई दिक्कत है मेरे पढ़ाने के तरीके में, मेरी स्पीड में, तो आप बता सकते हो। जैसे मैं आपसे पूछ रही हूँ कि अगर किसी स्टूडेंट को लग रहा है कि सेशन बहुत ज़्यादा फास्ट जा रहा है, वैसे तो ये रिविज़न सेशन है, इसकी स्पीड इतनी ही होनी चाहिए क्योंकि 60 मिनट्स में आपको रिविज़न करना है, एग्ज़ाम से पहले हेल्प रहेगी। तो इसीलिए ये चीज़ें बहुत इम्पोर्टेंट है। Learner centered teaching means, it means what? It means learners are given an opportunity to construct knowledge and teacher is a guide in the learning process. Learner centered में टीचर उनकी हेल्प नहीं करते, पूरा काम करके नहीं देते, सिर्फ गाइड कर सकते हैं। जैसे आप लोग अगर पीएचडी करने जाओगे, रिसर्च आपको खुद करनी है, सिर्फ आपके जो टीचर हैं वो आपको गाइड करेंगे, थोड़ा थोड़ा आपको बताएंगे कि कहाँ पर चीजों पर ध्यान देना है। ओके, सो यहाँ पर भी आप लोग देख सकते हो, एक और क्वेश्चन है इसी के बेस पर, ये भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। लर्नर सेंटर्ड अप्रोच इज नॉट सेंटर्ड ऑन टीचर नीड्स। टीचर की नीड्स के हिसाब से ये होता है, इसमें बोला नॉट सेंटर्ड, तो ये बिल्कुल सही है। द लर्नर सेंटर्ड अप्रोच रिवॉल्व्स अराउंड कोलैबोरेटिवली डिटरमाइनिंग द सब्जेक्ट मैटर, बिल्कुल सही है, बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन है। नेक्स्ट है ऑनलाइन एजुकेशनल पोर्टल्स, जिसमें सबसे पहले आता है स्वयं। तो स्वयं क्या है? स्वयं में नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है, डिजिटल प्रोग्राम है, प्रिंसिपल ऑफ एजुकेशन को फुलफिल करने के लिए ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है, या किसी वेबसाइट का नेम है। तो क्या है स्वयं? मुझे कमेंट करके बताइए। ओके, स्वयं देखो एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है जो कि स्टूडेंट्स के लिए फ्री एजुकेशनल प्रोग्राम्स देता है। बहुत से, देखो इसका टैगलाइन ही है, शिक्षित भारत उन्नत भारत। ओके, सो स्वयं की फुल फॉर्म एग्जाम में पूछी जाती है, जो कि है स्टडी वेब्स ऑफ एक्टिव लर्निंग फॉर यंग एस्पायरिंग माइंड्स। ठीक है, तो ये है स्वयं का फुल फॉर्म। इसमें जितने भी स्टूडेंट्स हैं, वो किसी भी कोर्स के लिए बिल्कुल फ्री में एनरोल हो सकते हैं। बेस्ट ऑनलाइन टीचिंग प्लेटफॉर्म के लिए इसको बनाया गया है। करंटली अगर यहाँ पर हम 2023 के शुरुआती दिनों की बात करें, तो यहाँ पर ना जाने कितने लाख बच्चे एनरोल ऑलरेडी हो चुके हैं। आप इंडियन हो, इंडिया से बाहर रहते हो, कहीं भी रहते हो, आप इसमें एनरोल हो सकते हो। स्वयं बेसिकली 4 क्वाड्रेंट्स पर काम करता है। पहला क्वाड्रेंट है वीडियो, इसमें आपको वीडियो लेक्चर्स मिल जाएँगे। दूसरे इसमें आपको कंटेंट मिल जाएगा, ई कंटेंट, जिसको आप बाद में चाहे तो प्रिंट भी करवा सकते हो। सेल्फ असेसमेंट यहाँ पर आपको मिल जाती है, यानी कि कोई भी टेस्ट अगर आप देते हो, तो आप उसके बाद उसमें असेसमेंट कर सकते हो, कितना स्कोर किया है, कहाँ पर गलती हुई है, एंड इसके बाद साथ ही ऑनलाइन डिस्कशन का सेक्शन भी यहाँ पर आपको दिया जाता है। तो ये है स्वयं। इसके बाद अगला टॉपिक है स्वयं प्रभा। स्वयं प्रभा को 19 अक्टूबर 2020 में लॉन्च किया गया था। ये डीटीएच डिश है, डिश आप लोगों के घर में होती है, टीवी सब लोग देखते हैं। ये टोटल 34 चैनल्स आपको प्रोवाइड करवाता है, डायरेक्ट टू होम चैनल्स। हाई क्वालिटी एजुकेशनल प्रोग्राम्स हैं जो कि 24/7 रन करते हैं। एग्जाम में ये पूछा जाता है कि कौन सा सैटेलाइट स्वयं प्रभा के लिए रिस्पॉन्सिबल है, तो जी सैट 15 यानी कि जियो स्टेशनरी सैटेलाइट 15 जो है, इसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। स्टूडेंट्स में यही कंफ्यूजन रहता है कि 32 चैनल्स हैं या 34, तो ओवरऑल 34 चैनल्स हैं। एंड स्टूडेंट्स, क्योंकि ये 2020 में लॉन्च किए गए हैं सारे पोर्टल्स, तभी से सिलेबस में भी ऐड किए गए हैं। अगर आप लोगों को इससे रिलेटेड करंट अफेयर्स चाहिए, लेटेस्ट डेटा जो है स्वयं प्रभा और स्वयं से रिलेटेड, वो नहीं पता,
तो मैं आपको बता दूँगी। स्वयं प्रभा की सबसे ख़ास बात ये है कि इसमें अगर आप लोग चाहो तो मॉर्निंग में वो सेशंस देख लो, इवनिंग में देख लो, आफ्टरनून में देख लो, नाइट में देख लो। 34 डीटीएच चैनल्स हैं जिसमें वही चीज़ें रिपीट होती रहती हैं। आईआईटी की जो टीचर्स हैं उन्हीं की यहाँ पर रिकॉर्डेड सेशंस होते हैं। जैसे आज का एक सेशन है, वो हर 4-5 घंटे के बाद रिपीट होगा ताकि स्टूडेंट अपने समय और सहूलियत के हिसाब से उसको फॉलो कर सके। चैनल के नाम अब तो नहीं पूछे जाते लेकिन पहले पूछे जाते थे, अगर समय है तो पढ़ सकते हो। जैसे इसमें चैनल नंबर 1 है वागीश, चैनल नंबर 2 है संस्कृति, चैनल नंबर 3 है प्रबोध, ठीक है? किसके द्वारा इसको हैंडल किया गया है? जैसे ईएमआरसी जोधपुर, ऐसे जामिया मिलिया जो यूनिवर्सिटी है, वो कौन-सा चैनल हैंडल करती है? वो करती है चैनल नंबर 5, जिसका नाम है प्रबंधन। एंड ये बेसिकली सोशल साइंस, मैनेजमेंट, लाइब्रेरी साइंस, इन्फॉर्मेशन एंड इससे रिलेटेड जो सब्जेक्ट्स हैं, उसको यहाँ पर पढ़ाया जाता है। ठीक है? आईआईटी दिल्ली कौन से चैनल को हैंडल करती है? तो वो है चैनल नंबर 12 नेपटेल, चैनल नंबर 14 नेपटेल, यहाँ पर देख सकते हो इंजीनियरिंग से रिलेटेड कोर्सेज़ आईआईटी के द्वारा बताए जाते हैं। नेक्स्ट है यूजीसी मूक, ये भी एक स्वयं का ही वर्टिकल है। मूक की फुल फॉर्म है मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्सेज। ये भी आपको बेस्ट फ्री ऑनलाइन एजुकेशन देता है, बेस्ट फ्री कोर्सेज प्रोवाइड करवाता है, जिसमें अभी तक काफी सारे स्टूडेंट्स ऑलरेडी एनरोल हो चुके हैं। अब देखो लर्नर्स की कुछ विशेषताएं होती हैं और कुछ कमियां भी होती है जो कि एग्जामिनेशन के लिए इंपॉर्टेंट है। लर्नर की कैरेक्टरिस्टिक्स है इजीली एडजस्ट टू चेंज, इंटरनल मोटिवेशन। अब देखो मैं आप लोगों को चाहे जितना मर्जी पढ़ा लूं, चाहे स्लो पढ़ा लूं, चाहे फास्ट पढ़ा लूं, लेकिन कोई स्टूडेंट अगर पढ़ना ही नहीं चाहते, उनको ऐसा है कि मुझे एक ही टीचर है मेरे फेवरेट, मैं उन्हीं से पढ़ना है, चाहे वो टीचर हफ्ते में एक ही बार क्लास लगा रहे हो, तो ऐसे में आप एक लर्नर नहीं हो, बेस्ट लर्नर नहीं हो, क्योंकि एक लर्नर वही होता है जो इजीली किसी बदलाव को एक्सेप्ट कर सके कि अगर एक टीचर आज नहीं है तो आप दूसरे से भी पढ़ सकते हो। इंटरनल मोटिवेशन होना ज़रूरी है, अगर स्टूडेंट खुद से ही इंटरेस्टेड नहीं है पढ़ने में, तो उसको कोई भी पढ़ा नहीं सकता। सोशियो कल्चरल बैकग्राउंड होना चाहिए, लर्निंग पावर देख लो, सिर्फ छोटे-छोटे से पॉइंट्स हैं, ज़्यादा इसमें कुछ भी नहीं है। फैक्टर्स कौन-कौन से जो कि टीचिंग को इफ़ेक्ट करते हैं? टीचर, लर्नर और एनवायरनमेंट। अब सिर्फ 3 पॉइंट्स ऐसे नहीं है। टीचर के एंड पे कौन-कौन सी चीज़ें ऐसी हैं जो कि उनके शिक्षण को प्रभावित करती हैं? जैसे मान लीजिए मैं एक टीचर हूँ, मान लो कि मुझे बेसिक नॉलेज ही नहीं है, मुझे ये भी नहीं पता कि यूजीसी नेट एग्ज़ाम क्या है, क्या इससे बनते हैं, क्या इसके फ़ायदे हैं, क्या इसका सिलेबस है। तो सबसे पहला फैक्टर यही हो जाएगा हमारी टीचिंग को अफ़ेक्ट करने में। कि बच्चे मेरे पास आ गए, उनको पता है, अब मैं उनको बता ही नहीं पा रही हूँ, मुझे नॉलेज ही नहीं है, ना मुझे टॉपिक का नॉलेज है, ना मुझे सब्जेक्ट का नॉलेज है, ना मुझे सिलेबस का नॉलेज है। तो ये एक ऐसा फैक्टर हो गया, एक ऐसा कारक हो गया जो कि मेरे शिक्षण को प्रभावित कर सकता है। लर्नर के पॉइंट ऑफ व्यू से ये हो सकता है कि लर्नर इंटरेस्टेड ही नहीं है। कोई स्टूडेंट ऐसा है जो कि पायलट बनना चाहते थे, लेकिन उनके पेरेंट्स को शौक था कि हमारा बच्चा असिस्टेंट प्रोफेसर बने, और वो ज़बरदस्ती से एग्ज़ाम में आ गए। तो वो चाहे जितनी मर्ज़ी कोशिश कर ले, वो इतने इंटरेस्ट के साथ पढ़ ही नहीं पाएँगे, ईज़ीएस्ट चीज़ों को भी समझ नहीं पाएँगे। अब जैसे मैं अपने पूरे एफ़र्ट्स कर रही हूँ आप बच्चों को पढ़ाने के लिए कि एग्ज़ाम में कम टाइम है, स्टूडेंट्स को नहीं पता चल रहा कैसे पढ़ना, तो मैंने सोचा चलो 60 मिनट्स में आपको हर एक चीज़ दे देते हैं। तो ऐसे में स्टूडेंट्स को अगर इंटरेस्ट ही नहीं है, स्टूडेंट्स अगर ध्यान से मेरी क्लास को सुन ही नहीं रहे हैं, तो उनको इस क्लास की वैल्यू, इस क्लास की अहमियत और इसके बेनिफिट्स पता ही नहीं चलेंगे। तो ये कुछ ऐसे कारक हैं जो कि आपको सक्सेस से रोक सकते हैं। ये फैक्टर्स हैं टीचिंग के। एनवायरनमेंट में ये हो सकता है कि टीचर को भी नॉलेज है, स्टूडेंट्स भी पढ़ने में इंटरेस्टेड है, लेकिन आस-पास का जो पर्यावरण है वो शांत नहीं है। आस-पास शोर इतना है, गाने चल रहे हैं, बच्चे रो रहे हैं, कुछ हो रहा है कि पढ़ाई हो ही नहीं पाती। मेरे घर के आस-पास इतना शोर है कि मैं अपने सेशंस रिकॉर्ड ही नहीं कर पाती। तो वो एनवायरनमेंट भी एक फैक्टर होता है, जिसकी वजह से एक टीचर लर्नर जितने बार यदि इंटरेस्टेड हो पढ़ाने में, वो नहीं उसको सक्सेसफुल कर पाते हैं। उसके बाद 2 टाइप के लर्नर्स होते हैं जिससे एग्ज़ाम में क्वेश्चन्स आते हैं, एडोलेसेंट लर्नर्स छोटे बच्चे, और जिसको कि किशोरावस्था के बच्चे बोला जाता है। इनकी 4 कैरेक्टरिस्टिक्स होती है, एकेडमिक, सोशल, इमोशनल एंड कॉग्निटिव। एकेडमिक्स होती है जो स्कूल वगैरह से रिलेटेड है, मूविंग फ्रॉम कंक्रीट टू एब्स्ट्रैक्ट, बेसिक से थोड़े एक लेवल अप जाते हैं। मूड स्विंग्स बहुत आते हैं, छोटे बच्चे देखे नहीं, एक बात पे रो जाएँगे, एक बात पे हँस जाएँगे। मॉडलिंग बिहेवियर होता है सोशली उनका, एक लेवल तक बच्चे ऐसे होते हैं ना, जैसे अगर हम 5th, 6th, 7th के आस-पास के बच्चों की भी बात करें, तो वो बच्चे ऐसे होते हैं कि वो चाहते हैं कि हमारी एक आइडेंटिटी हो, हमें लोग अच्छे से पहचानें।
स्कूल में भी वो चाहते हैं कि हमारी एक इमेज अच्छी हो, इमेजिनरी इमेज भी वो अपनी साथ लेकर चलते हैं। कॉम्प्लेक्सिटी की अंडरस्टैंडिंग उनमें होती है। एक एज आपने बहुत बार अपने पेरेंट्स से भी सुना होगा कि एक एज होती है, उसमें अगर आप कुछ भी सीखना चाहो तो बहुत जल्दी से सीख सकते हो। तो वो कॉग्निटिव के अंदर आता है। हिंदी मीडियम यहाँ पर देख सकते हो और किशोर अवस्था की मुख्य विशेषताएँ भी देख सकते हो। अगला है अडल्ट लर्नर्स, ये बहुत समझदार होते हैं, इनको अपने अच्छे बुरे, भला बुरा सब पता होता है। एकेडमिक, इमोशनल, सोशल, कॉग्निटिव 4 होती हैं। बड़ी चीज़ों को कैसे अचीव करना है, ये इन बच्चों को पता होता है। इनको ये पता है कि 1 मंथ में हम यूजीसी नेट एग्ज़ाम नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि अभी 1 ही महीने में तो सिलेबस भी पूरा नहीं होता। इनको ये पता है कि कम से कम 4 से 5 महीने हमें सिलेबस पूरा करने में लगेंगे, उसके बाद जाकर पेपर कहीं पर क्वालीफाई होगा। तो एकेडमिक्स में वो इतने स्ट्रॉन्ग होते हैं, उनको पता है कि बड़ी चीज़ को अचीव करने में समय लगता है और कैसे हमें उसको कंट्रोल में रखना है। इमोशनल होता है सेंस ऑफ कंट्रोल एंड सेल्फ डायरेक्टेड, प्रेफर अ लर्निंग कम्युनिटी, आसपास अच्छे समझदार लोगों के साथ रहना पसंद करते हैं। अगर आपको लगता है कि आप जीवन में कुछ करना चाहते हो और आपके आसपास कोई बिगड़े हुए फ्रेंड्स आपके बन गए, तो आप धीरे धीरे उनसे बाहर निकलने लग जाओगे। ठीक है, अप्लाई न्यू नॉलेज एंड स्किल्स, जिससे कि वो नया कुछ भी कभी भी सीख सकते हैं। ओके। सो अडल्ट लर्नर्स की कुछ विशेषताएं भी होती हैं, जैसे कि वो लीडरशिप क्वालिटीज होती है, एक्सपीरियंस होता है, अपील, रिस्पेक्ट, नोबल स्टाइल्स इनमें रहते हैं। नेक्स्ट इज फैक्टर्स अफेक्टिंग टीचिंग रिलेटेड टू, ये हमने ऑलरेडी पढ़ लिया। ठीक है, हमने टीचर लर्नर सपोर्ट मटेरियल होता है, जैसे मेरे को नॉलेज भी है, आप पढ़ना भी चाहते हो, लेकिन मेरे पास लैपटॉप ही नहीं है, मैं कैसे पढ़ाऊंगी? मेरे पास व्हाइट बोर्ड, ब्लैक बोर्ड ही नहीं है, मैं कैसे पढ़ाऊंगी? इंस्टीट्यूशन जहाँ पर मैं जॉब करती हूँ, जहाँ पर मैं पढ़ाती हूँ, वो मुझे फैसिलिटीज ही नहीं दे रहे, तो वो चीजें भी प्रभाव डाल सकती हैं हमारी टीचिंग लर्निंग में। एनवायरमेंट हम डिस्कस कर चुके हैं, कॉम्पिटेंसी यानी कि क्षमता। अब जैसे कि आपके सेशन के लिए मैं लगातार बिना ब्रेक के 60 मिनट से बोल रही हूँ, ठीक है, तो ये क्षमता होना भी जरूरी है। एक अच्छी टीचिंग के लिए क्या-क्या चीज़ें ज़रूरी है? डायग्नोसिस, पहले तो देखो, डायग्नोज़ करना है, आपको समझना है, ठीक है? स्टूडेंट्स की क्या, आप किसी जगह पर जा रहे हो, आपके टीचर पहले दिन आपको नहीं पढ़ाते। वो क्या करते हैं, पहले दिन सिर्फ़ ध्यान रखेंगे, इंट्रोडक्शन लेंगे, इससे वो सिर्फ़ इंट्रोडक्शन लेकर आपका नाम जानकर कुछ बड़ी चीज़ अचीव नहीं करते। वो एक्चुअल में स्टूडेंट्स को पहले दिन ऑब्ज़र्व करते हैं कि किस लेवल के बच्चे हैं, कितनी इनमें अंडरस्टैंडिंग है, किस चीज़ में इनको इंटरेस्ट है, तो वो डायग्नोसिस होता है। डायग्नोज होने के बाद, पहले दिन डायग्नोसिस के बाद दूसरे दिन से फिर लेवल जो है टीचिंग का, उस अकॉर्डिंग टीचर डिसाइड करते हैं कि क्या पढ़ाना है, कैसे पढ़ाना है, कौन सी चीजें उनके लिए जरूरी है, कैसे कैसे गाइडेंस की उनको जरूरत है, ये सब चीजें फिर उसमें देखी जाती है। देन डायरेक्शन, अ टीचर ऑफर डायरेक्शनल प्लान्स, एक टीचर ही एक बच्चे को अच्छा डायरेक्शन प्रोवाइड करवा सकता है, एक अच्छे से गाइड कर सकते हैं। एंड फीडबैक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, कि कहीं पर भी टीचिंग लर्निंग हो या जनरल बातचीत की अगर हम यहाँ पर बात करें, तो फीडबैक बहुत जरूरी होता है। मेथड्स ऑफ टीचिंग में ऑलरेडी हमने डिस्कस कर लिया है, ऑनलाइन ऑफलाइन मेथड्स, टीचर सेंटर्ड, लर्नर सेंटर, देखो ऑनलाइन मेथड ऑफलाइन में आता है, लेक्चर मेथड, डिस्कशन मेथड, ये सब चीजें। ठीक है, ऑनलाइन में हमने स्वयं स्वयं प्रभा मूक देख लिया था। लेक्चर मेथड्स होते हैं डिस्कशन में, जहाँ पर बच्चों को इकट्ठे इकट्ठे बिठा करके कोई भी टॉपिक दे दिया जाता है डिस्कशन के लिए। डेमोन्स्ट्रेशन में उनको डेमो करके, प्रैक्टिकल करके चीजें बताई जाती है। क्वेश्चन आंसर मेथड में भी डिस्कशन की तरह ही होता है, क्वेश्चन आंसर्स पूछे जाते हैं। बस सेशन में डिफिकल्ट लेवल के क्वेश्चंस होते हैं, उनको कुछ एक टाइम लिमिट दी जाती है कि इसमें आपको आंसर्स देने हैं। ब्रेनस्टॉर्मिंग सेशन में भी एक टॉपिक ऐसा दिया जाएगा जिसके बारे में बच्चों को कुछ भी नॉलेज नहीं होता है, उनको कहा जाएगा कि खुद से नॉलेज गेन करने की कोशिश करो, खुद से इसके बारे में चीज़ें ढूँढने की कोशिश करो। और प्रोजेक्ट तो आपको पता ही है, स्कूल कॉलेज में बहुत से प्रोजेक्ट्स दिए जाते थे जो कि बच्चों को अपने एंड पर कंप्लीट करने होते थे। नेक्स्ट है ब्लेंडेड लर्निंग, जिसको मिश्रित शिक्षण कहा जाता है। क्लासरूम लर्निंग और ऑनलाइन लर्निंग दोनों को मिला करके इसमें साथ रखा जाता है। अब जैसे क्लासरूम में टीचर पढ़ा रहे हैं, लेकिन साथ में उन्होंने लैपटॉप या बड़ी स्क्रीन रखी है जिसमें वो डिजिटली भी आपको पढ़ा रहे हैं, ये होता है मिश्रित ब्लेंडेड लर्निंग। फ्लिप लर्निंग होता है लेक्चर एंड होमवर्क एक्टिविटीज। ठीक है, लेक्चर आप लोगों को इस तरीके से दिया जाएगा। ट्रेडिशनल में क्या होता था, पहले लेक्चर दिए जाते थे और होमवर्क दिया जाता था। उसके बाद फ्लिप लर्निंग में लेक्चर आप लोगों को लैपटॉप कंप्यूटर्स की मदद से पढ़ाए जा रहे हैं और क्लासरूम एक्टिविटीज के लिए आपको स्कूल में बुलाया जा रहा है, ये होता है फ्लिप, यानी कि उसको उल्टा कर दिया, फ्लिप कर दिया।
अब आता है सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक टीचिंग एप्टीट्यूड का, दैट इज इवैल्यूएशन सिस्टम, मूल्यांकन। अब आप लोगों के जो फाइनल एग्जाम्स होते हैं वो क्या है, आप लोगों ने पूरा साल क्या किया उसका मूल्यांकन करने के लिए लिए जाते हैं। इवैल्यूएशन इज द प्रोसेस ऑफ गैदरिंग एंड इंटरप्रेटिंग एविडेंस ऑन चेंजिंग द बिहेवियर ऑफ द स्टूडेंट्स एज द प्रोग्रेस थ्रू स्कूल। डेफिनेशंस पर नहीं जाते हैं, डायरेक्ट आपको बताती हूँ। देखो, इवैल्यूएट करना इतना ज़रूरी होता है, अब पूरे साल अगर आपने क्या किया, क्या समझा, उसके लिए इवैल्यूएशन ज़रूरी होता है, ठीक है? फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन एंड समेटिव इवैल्यूएशन। फॉर्मेटिव होता है जो कि क्लास के दौरान ही किया जाता है, ठीक है? क्लास में आपने क्या पढ़ा, मैंने आपको क्लास में क्या पढ़ा, जैसे अभी क्लास के बीच-बीच में मैंने आपको होमवर्क क्वेश्चंस दे दिए, तो वो क्या है, वो फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन हम कर रहे हैं। ठीक है? या क्लास के एंड में भी मैं आपको कुछ क्वेश्चंस दूँगी, वो फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन होगा कि आप क्लास में कितने एक्टिव हो। समेटिव समरी से याद रखो, समरी कब होती है किसी भी चीज़ की, बिल्कुल लास्ट में आपके फाइनल एग्ज़ाम, आपके सेमेस्टर एग्ज़ाम, ये आपके समेटिव इवैल्यूएशन के पार्ट होते हैं। उसके बाद आ जाता है नॉर्म रेफरेंस एंड क्राइटेरियन रेफरेंस। इसके लिए बेस्ट एग्ज़ाम्पल यही है। नॉर्म रेफरेंस में देखो क्या हुआ, एक स्टूडेंट की परफॉर्मेंस को बाकी के स्टूडेंट्स के साथ कंपेयर किया जा रहा है। अगर एक स्टूडेंट की हाइट को बाकी के साथ कंपेयर किया जा रहा है, जहाँ पर भी बात की जाएगी कि क्लास में जितने भी बच्चे हैं, सबकी परफॉर्मेंस को टीचर्स ने कंपेयर किया। जैसे क्लास में जनरली होता है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ जो बच्चे आते हैं, वो इसी बेसिस पे तो आते हैं कि पहला जो आ गया उसके साथ बाकियों को कंपेयर करते रैंक स्टूडेंट्स को दिया जाएगा। ये होता है नॉर्म रेफरेंस्ड टेस्ट। क्राइटेरियन रेफरेंस में क्राइटेरिया सेट कर दिया जाता है, जैसे यूजीसी नेट सेट में क्राइटेरिया है कि जिनके भी बच्चों के 40% स्कोर होगा मिनिमम, वो क्वालिफाई किए जाएंगे, ठीक है? तो ये क्या है, हमने क्राइटेरिया रख दिया, जैसे इस एग्जाम्पल में दिया है, जिस लड़की की हाइट 5 फीट से ज्यादा होगी, सिर्फ उसी को स्पोर्ट्स कोटा मिलेगा, अदरवाइज नहीं मिलेगा। तो ये क्राइटेरिया हमने निर्धारित यहाँ पर कर दिया, ठीक है? फॉर्मेटिव, समेटिव, और ये एग्जाम में सबसे ज्यादा पूछा जाता है। इसके बाद क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव टेक्निक्स भी होती हैं, जो कि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एक क्वेश्चन यहाँ पर एग्जाम में आया है, बहुत बार आया है ये क्वेश्चन। फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन टेंड्स टू एक्सेलरेट द पेस ऑफ लर्निंग। बिल्कुल सही है। फॉर्मेटिव से हमें पता लगता है कि बच्चे क्लास में समझ रहे हैं या नहीं। फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन से हमें स्टूडेंट्स का भी पता चलता है कि वो क्लास में सुन रहे हैं या नहीं, और टीचर को भी ये पता चलता है एक समय के साथ कि शायद हो सकता है मेरे ही पढ़ाने के तरीके में कुछ चेंजेस करने की हमें ज़रूरत है, तो वो उसको चेंज कर सकते हैं। इसलिए लर्निंग का जो पेस है, गति जो है, उसको एक्सेलरेट करने में, बढ़ाने में मदद करता है। एज़ अगेंस्ट समेटिव इवैल्यूएशन, फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन इज़ हाइली रिलायबल। बिल्कुल सही बात है ये। ओके, सो डायरेक्ट और इनडायरेक्ट लर्निंग के कुछ प्रोसेस होते हैं जो कि एग्जाम में पूछे जाते हैं। इसके अलावा स्टूडेंट्स, एक टॉपिक अभी रह गया है जिसका नाम है माइक्रो टीचिंग। आप मुझे कमेंट करके बताइए कि माइक्रो टीचिंग क्या होता है, इसमें से श्योर क्वेश्चंस आते हैं। सिर्फ डेफिनेशन बताइए। अभी आज इस वीडियो के इमीडिएटली बाद मैं एक शॉर्ट्स अपलोड करने वाली हूँ, जिसमें माइक्रो टीचिंग के कॉन्सेप्ट्स मैं आपके साथ शेयर कर दूंगी, ठीक है? डायरेक्ट और इनडायरेक्ट लर्निंग प्रोसेस देखो, अभी जो मैं आपको पढ़ा रही हूँ, ये एक प्रॉपर क्लासरूम सेटअप है। आप भी बैठे हो, मैं भी बैठी हूँ, आपको पता है 3 बजे क्लास होती है तो पढ़ना है। तो ये एक डायरेक्ट लर्निंग का प्रोसेस है। इनडायरेक्टली आप लर्निंग कैसे कर सकते हो, कोई बच्चे गेम्स के थ्रू सीखते हैं, कई बच्चे जो वीडियोस देखते हैं अपने सोशल मीडिया पर, वहां से भी कई लोग कितना कुछ सीख जाते हैं, है ना? तो वो 2 तरीके की लर्निंग होती है। पहला है रिसेप्शन, गेनिंग अटेंशन बाय मेकिंग सम अब्रप्ट चेंजेस इन स्टिमुलस एंड स्टिमुलाई। इंपॉर्टेंट पर ही फोकस करेंगे। रीइंफोर्समेंट बहुत बार आता है एग्जाम में। रीइंफोर्समेंट होता है स्टूडेंट्स को जब भी फीडबैक दिया जाता है, कंपल्सरी होता है क्लासरूम में कि फीडबैक देना ही देना है, दैट इज कॉल्ड रीइंफोर्समेंट। रिट्रीवल एंड रीइंफोर्समेंट, एडिशनल परफॉर्मेंस बाय लर्नर्स एंड इट entails feedback also, एडिशनल एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन स्टूडेंट्स ने दे दी है, स्टूडेंट्स को दे दी गई, एंड साथ में उसको फीडबैक भी दिया गया। जर्नलाइजेशन मीन्स मोर प्रैक्टिस ऑफ वेरिड प्रॉब्लम सो एज टू इंक्रीज द रिटेंशन। जर्नलाइजेशन का यही मतलब होता है, किसी भी प्रॉब्लम से बाहर निकलने के लिए जितना ज़्यादा आप प्रैक्टिस करोगे उतना बाहर निकल सकते हो। जैसे कई बच्चे हमें बोलते हैं कि 3 आवर्स तक हम लगातार नहीं बैठ सकते, एग्जाम में कैसे बैठेंगे? तो जितना प्रैक्टिस करोगे, अभी भी देखो 1 मंथ है, आज ये वीडियो मैं रिकॉर्ड कर रही हूँ 6 नवंबर को, 6 दिसंबर से एग्जाम है, ठीक है? तो आप 1 मंथ तक, 3 आवर्स तक लगातार पेपर सॉल्व करने की प्रैक्टिस कीजिए, बैठने की प्रैक्टिस कीजिए, इजीली आप अचीव कर सकते हो, ठीक है? रिट्रीवल टू वर्किंग मेमोरी, स्टिमुलेटिंग रिकॉल ऑफ प्रायर नॉलेज, ये मैंने आपको बताया था।
रिट्रीवल का मतलब ही होता है कभी भी प्रायर नॉलेज को, पुराने नॉलेज को कैसे नई जगह पर इस्तेमाल करके हम नए आइडियाज़ को जनरेट कर सकते हैं। तो ये है डायरेक्ट इनडायरेक्ट लर्निंग प्रोसेस। सो आई होप स्टूडेंट्स आपको ये सेशन बहुत पसंद आया है। ये सेशन आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल है। सो आज हमने टोटल 15 टॉपिक्स को कवर किया है। ये 15 टॉपिक्स में भी अगर आपको अभी भी कोई डाउट रह गया है या आपको लगता है कि रिविज़न से पहले आपको और कहीं डीप में जाने की ज़रूरत है, सिर्फ़ टॉपिक का नाम कमेंट कर दीजिए, उस पे डिटेल्ड वीडियो जो है उसका लिंक मैं सेपरेटली आपको दे दूँगी। एंड अगर ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ कमेंट करके मुझे मोटिवेट करने के लिए ही एक बार रिप्लाई ज़रूर कीजिएगा। एंड नेक्स्ट यूनिट कौन-सी चाहिए वो भी बताइए एंड वीडियो को लाइक ज़रूर करके 10 में से आप मुझे कितना स्कोर करोगे? जैसे हमने इवैल्यूएशन की बात की, वैसे ही 10 में से आप मुझे कितना इवैल्यूएट करोगे ये भी मुझे ज़रूर बताना। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट।